रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अच्छा जी, 1.52j I2 हो गया, 1.52j I2 हो गया, I3 जो है इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है तो वो जीरो लिख दिया मैंने। इसी तरीके से इक्वल्स टू के बाद वो ये वैल्यू थी 100 एंगल 3 इक्वल्स टू के बाद वैल्यू। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी है I1 1.52j, I2 की वैल्यू है 56k प्लस 2.42j। ठीक है, और I3 की वैल्यू है 0.54j। ठीक है, तो यही तीनों वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी। इक्वल्स टू के बाद जीरो था तो इक्वल्स टू के बाद जीरो लिख दिया। इसी तरीके से तीसरी भी लिखी मैंने। तो ये तीन इक्वेशन आ गई मेरे पास इधर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये जो तीन है ना वैल्यूज, ये जीरो बन जाए। मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन रो वाइज मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि ये तीन वैल्यूज मेरे पास जीरो हो जाए। तो इससे क्या होगा, मेरे पास आखिर में बचेगा क्या, I3, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद। मैट्रिक्स के ऊपर जो मैनिपुलेशन की है उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो मल्टीप्लाई हो रहा है I3 के साथ, और इक्वल्स टू से यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी उस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व क्या करूंगा, ये चीज उधर ले जाके डिवाइड कर दी, I3 की वैल्यू निकल गई। I3 की वैल्यू निकल गई तो इससे पीछे वाली इक्वेशन यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर डाल दूंगा। ये वाली टर्म तो जीरो हो चुकी थी क्योंकि मैंने, मेरा इरादा जो है इनिशियली वो यही है कि ये और ये तीन जीरो बना दूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, I2 और I3 बराबर हुआ किसी फैक्टर के। ठीक है, तो I3 की वैल्यू मैंने लास्ट वाली इक्वेशन से निकाल ली, I3 की वैल्यू इसके अंदर डालो। ठीक है, I2 की वैल्यू निकल आएगी, I3 और I2 दोनों की वैल्यू इसके अंदर डालो तो I1 की भी वैल्यू निकल आएगी। तो एक मेथड तो ये हो गया। ठीक है, एक और मेथड है, वो क्या है, अ, मैं इसको अगर दो डिफरेंट मैट्रिक्स के अंदर ब्रेक कर दूँ, यानी कि एक ये है एक ये है, बीच में इक्वल टू साइन है, ये ऐसे ही देते हैं। अच्छा, एक और तरीका क्या होता है, I1 जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा वन के। अच्छा, डेल्टा क्या है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, कौन से वाले मैट्रिक्स का, ये जो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है ये वाले का, न्यूमरेटर में तो ये आएगा डिवाइड बाय डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या होगा, पहले वाले कॉलम को मैं रिप्लेस अगर कर दूं इससे इक्वल टू के बाद वाली टर्म से। ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा वन का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उस मैट्रिक्स को फिर मुझे क्या निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और इन दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में डिवाइड कर दो तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो ये सेकंड वाला जो मेथड है ना ये ज़्यादा आसान लगेगा, बनिस्बत उसके कि मैं इन दो तीनों को जीरो बनाने की कोशिश करूँ और फिर जाके कुछ वैल्यूज निकालूँ। ठीक है, कैसे इजी होगा उस पर अभी देखते हैं। लेकिन अगर मैं इनको लेट से इस वाली टर्म को अगर मैं जीरो बनाना चाह रहा हूँ तो वो किस तरीके से बनाऊंगा, मैंने पहली वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उस पहली वाली इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, ये पहली इक्वेशन की भी पहली टर्म को उस कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद इससे सब्ट्रैक्ट करना है कि इनका रिजल्ट जो है इस हरकत करने से जो रिजल्ट आए वो जीरो आए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, 47k माइनस 1.52j को मैंने किसी x वैल्यू से, कोई x कुछ भी वैल्यू हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस x वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है और माइनस कर देना है 1.52j से। है ना, या ये माइनस रहने दो, इसके साथ ऐड करा दो ये वाली लाइन में। ठीक है, यानी कि इस वाली टर्म को, ये पहली जो रो है रो वन को मैंने किसी एक्स फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, या माइनस एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया और एड अप कर दिया इस वाली टर्म के साथ। ठीक है, तो एड अप करने से फिर मेरे पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा। इसको माइनस एक्स भी नहीं कंसिडर करते, इसको सिर्फ एक्स ही कंसिडर करते हैं, खुद ही आ जाएगी वैल्यू वगैरह। तो एड अप करा दिया मैंने 1.52 जी के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। तो x की वैल्यू मैं इससे निकाल सकता हूँ 1.52 जे को उस साइड पे भेज दो, डिनोमिनेटर में 47k माइनस 1.52 जे आ गया मेरे पास, ये बराबर हो गया x। तो मतलब मैंने इस पूरी लाइन को इस x वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और
एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने के बाद नीचे वाली लाइन के साथ एड अप कर देना, ठीक है। तो पहली वाली टर्म तो मेरे पास जीरो हो जाएगी क्योंकि अभी मैंने इस इक्वेशन को लेते हुए चला हूँ। यानी कि मैंने क्या किया मैंने ये किया है कि माइनस किया है, मैं ऐसा चलो रहने दो 1.52j ये माइनस के साथ आ रहा है और ये मेरे पास एक्स वैल्यू निकल है। तो इस एक्स वैल्यू को मैंने रो वन के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो रो वन के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा क्या -1.52j -1.52j प्लस 1.52j आपस में ऐड अप जब होंगे तो ये जीरो बन जाएगी ना। तो मेरे पास जब मैट्रिक्स अगर सॉल्व होगा तो पहली वाली लाइन तो जैसे लिखी हुई थी वैसी रहेगी, दूसरी वाली लाइन में ये पहला जीरो आएगा, ठीक है। तीसरी वाली लाइन में फिलहाल वैसी लिखी हुई है, ये जीरो बन गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाया था तो इसके साथ भी एक्स मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी एक्स मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ ऐड हुआ, तो कुछ ना कुछ एक न्यू वैल्यू जनरेट होगी, वो न्यू वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। फिर इसके साथ भी वही करना है, मल्टीप्लाई करना है इस एक्स को जो कि जीरो ही होगा, ऐड अप इसके साथ होगा तो ये यही वैल्यू रहेगी 0.54 और इक्वल्स टू के बाद भी यही हरकत होगी, 100 एंगल थ्री जो है वो इस एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और ऐड अप हो जाएगा इस जीरो के साथ, तो यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो मेरे पास तीन जिसको मैंने जीरो बनाने थे उसमें से ये दो तो जीरो बनने हैं, इसे एक लास्ट को जीरो बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर एक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ करो किसी एक फैक्टर से, तो ये भी जीरो बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू दे दिया ऊपर ऊपर का कि ये किस तरीके से करना है, अगर इस वाले मेथड से करने का किसी को दिल करे तो एक तरीका तो ये हो गया। जो तुम लोगों ने बचपन में मैथ्स के कोर्स में ये चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, बचपन में तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये मैथ के कोर्स में ये चीज़ें देख ली होंगी कैसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे इसकी टर्म्स वगैरह याद नहीं क्या कहलाता है ये, मतलब इन चीज़ों को कहते हैं मेथड्स को, ठीक है। तो खैर एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका अब हम देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ नहीं है। हाँ सर आंसर क्या आ रहा है I1 I2 I3 का? या मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया थी मैंने तो मैं बता नहीं सकता। मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ वो मुझे आसान लगेगा और शायद तुम लोगों को बताना भी आसान लगेगा, तो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लू वाली लाइन से टेस्ट इसलिए लगाई है ताकि मैं सेपरेट करके दिखा सकूँ चीज़ों को, ठीक है। क्या कर रहा था मैं, हाँ एक काम करते हैं आप, काम क्या करते हैं कि मैं इन चीज़ों को ना ये जितने भी लिखे हुए हैं इनको एक वेरिएबल नाम से सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेट्स से ये वाली जो टर्म है ना इसको मैं कह रहा हूँ ए, ठीक है। इधर लिख देता हूँ ए, इसको कह रहा हूँ मैं। ये जो 1.52 जे है इसको मैं बी कह रहा हूँ तो ये भी बी हो गया, ठीक है। वेरिएबल से मैं इसको बस रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको मैं सी कह रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसको मैं डी कह रहा हूँ तो ये भी डी हो गया, इसको मैं ई कह रहा हूँ और इसको मैं एफ कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं यार वो वाला मेथड जो मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले एक और बताया था, दूसरा वाला मेथड, यानी कि आई वन जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा वन, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट के, किसके, किसका डिटर्मिनेंट, ये जो मेरे पास ब्लैक से अभी जो मैंने मैट्रिक्स कंप्लीट किया है यानी कि ये वाला, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है
उस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या तरीका होता था, ए यानी कि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दो इन दोनों के क्रॉस से माइनस इन दोनों का क्रॉस, ऐसे ही होता था ना, सी ई माइनस डी टी, ठीक है, सी माइनस डी टी, सही। अच्छा सेकंड वाली टर्म ये माइनस के साथ आती थी, तो माइनस बी क्या आ जाएगा, बी ई, यानी कि अब जिसको मैंने सेलेक्ट किया है वो वाले हम लोग उसके ऊपर हाथ रख देते थे, ठीक है, तो ये इग्नोर कर दो लाइनें। मल्टीप्लाई मेरे पास क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाय ई, बी मल्टीप्लाई बाय ई, और डी मल्टीप्लाई बाय जीरो, डी मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो ही आ गया, तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस बी हटा दिया मैंने, टाइप कर दिया। तीसरी टर्म जो है वो ये वाली है, इसके अंदर जीरो ही था, तो प्लस के साथ जीरो जब किसी का मल्टीप्लाई होगा तो वो आगे का पूरा फैक्टर ही जीरो, ये गायब हो गया, जाने दो जो था, ठीक है। तो ये मेरा न्यूमरेटर का डिटरमिनेंट निकल गया। अच्छा अब आ जाओ डेल्टा वन के ऊपर। डेल्टा वन मेरे पास क्या होगा, मैंने ये जो ये वाला मैट्रिक्स है ना 1/3 वाला, इसमें एक ही कॉलम है, 3/1 वाला, सही, 3 रोज है और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है मैंने इसके पहले वाले कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने से मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा नया वाला, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी वो एफ होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखी हुई होगी, जीरो लिखी हुई होगी, यहाँ पे क्या लिखी हुई होगी, ये भी जीरो लिखी हुई होगी। अच्छा अब ये जो नया मैट्रिक्स बना है ना, इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो, मैं लिखना नहीं चाह रहा दोबारा से ये पूरी चीज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना हुआ होगा, 100 एंगल 3 0 0 1.52 जे 56 के प्लस 2.42 जे 0.54 जे, और बाकी ये तो वैसे ही वैसे ही है। तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया, ये जो वैल्यू मैंने अभी बताई है, ठीक है। अब उस वैल्यू को जो जो नया मैट्रिक्स बना है ना, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब हमको बताया डिटर्मिनेंट हम उस वाले रास्ते से निकालते हैं जो आसान है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इस तरीके से एक्सपेंड कर लूँ अपने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो भी चलेगा काम। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, इससे मुझे यही फ़ायदा होगा कि दो जीरोस मिल जाएंगे यहाँ पर, यानी कि जब मैंने इसको रिप्लेस किया इधर से, तो मैं एक ब्लू पेन से लिख ही देता हूँ, 100 एंगल 3 आ गया यहाँ पर, यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, ये प्रीवियस वैल्यूज को इग्नोर कर देना जो ब्लैक से लिखी है। तो इस नए मैट्रिक्स का अब मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, एफ टाइम्स सी ई और डी डी, सी ई और माइनस डी डी, ठीक है। और इसके बाद जो होगा माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीरो ही हो जाएंगी, तो ये फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा आसान हो गया थोड़ा सा डिनोमिनेटर का फैक्टर। अच्छा अब आई वन को मैं सॉल्व किस तरीके से करूँगा, तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, फोन में स्क्रीन शेयर हो रही है, कैलकुलेटर दिख रहा है, ये करीब जी सर दिख रहा है। कैलकुलेटर का एक एमुलेटर निकाला है बस, ताकि दिखा सकूं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा बस अब मैंने क्या करना है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पर टाइप कर देनी है, ठीक है। तो अल्फा ए ब्रैकेट लगा दिया, अल्फा सी, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई एफ एम वाई और एक्स, तो ये 6 to 9 वेरिएबल्स हैं, 9 वेरिएबल्स में मैनिपुलेट कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है। जो भी करना है उसके साथ इक्वेशन, ए टाइम्स अल्फा ई माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन डी अल्फा ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं अल्फा एफ अल्फा सी, इसका माइक ओपन है, अंडा बना दिया अल्फा रोटी ई माइनस अल्फा, मम्मी क्या ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्यारा सा मैट्रिक्स का ये जो हमारे पास इक्वेशन बननी थी वो लिख दी मैंने, कैलकुलेट का बटन दबाया,
ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू क्या डालनी है, ठीक है, ए क्वेश्चन मार्क। ए की वैल्यू क्या है भाई, 47 के 47 एक्सपोनेंट 3 47 के माइनस 1.52 जे, ठीक है, ये लिख दिया, इक्वल टू दबा दिया, ए की वैल्यू डल गई। सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या है, ये 56 एक्सपोनेंट 3 माइनस 2.42 जे, ठीक है, यही था। अच्छा, इसके बाद ई की वैल्यू पूछ रहा है, और एक्सपोनेंट 3 माइनस 0.54 जे, यही है, इक्वल्स टू, अच्छा इसकी वैल्यू पूछ रहा है 0.54 जे, ठीक है। डी की वैल्यू पूछ रहा है 1.52 जे, अच्छा एफ की वैल्यू पूछ रहा है 100 शेड एंगल 3 इक्वल्स टू, ये लो डायरेक्ट वैल्यू रिजल्ट निकल के आ गया I1 का। इसको मैं कन्वर्ट भी कर देता हूँ, शिफ्ट कॉम्प्लेक्स तो ये बन गया -3, सही है जी। तो ये इतना सब सिंपल सा हो गया बस। उसामा माइक ऑफ कर लो अपना। कर सकता हूँ, चलो खैर, जो भी है, I1 की वैल्यू निकल गई, यहाँ तक तो सही है ना, समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक, बहुत ही सिंपल सा हो गया ये, बस मैंने वैल्यूज निकाली है और कैलकुलेटर में एग्जैक्टली वैसी या वैसी इंसर्ट कर दिया जो भी होना था, ठीक है। तो खैर लास्ट टाइम जिसने ENA वगैरह करवाया था, उन्होंने मुझे ये बोला है कि 3 वेरिएबल से ज़्यादा के ऊपर नहीं जाना, ठीक है, और कोशिश ये करना कि कैलकुलेटर से ही ज़्यादा सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स का कोर्स नहीं है, मैथ्स का कोर्स होता तो फिर तुम लोग पूरा करते क्वेश्चन मैनिपुलेट। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि 3 या 2 इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम बन रही हो सिर्फ वही वाला देना, और असाइनमेंट्स में भी वही देना। तो तुम लोग भी यही कोशिश करना, अगर 3 से ज़्यादा इक्वेशन बन रही है तो बस इक्वेशन बना के छोड़ देना, इतनी काफ़ी है, यानी कि 3 इक्वेशन बना दी या 4 इक्वेशन बना दी जो कि लास्ट एक सवाल में बनी थी, ये काफ़ी है अब तक। इसके बाद तो बस मैट्रिसेस वाला काम है, जिसके अंदर अगर 4 वेरिएबल्स भी आ जाएं, 4 इक्वेशंस के वो भी आ जाएं तो भी हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन आएगी, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 9 वेरिएबल्स हैं, 9 से ज़्यादा अगर टर्म्स आ गई ना डिफरेंट, तो इशू होगा फिर, ठीक है। तो सॉल्व करने का यार एक ये तरीका हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से I2 जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, किसी को आइडिया है? I1 के लिए तो मैंने बता दिया, I1 के लिए कुछ इस तरीके से होगा, मैंने I1 निकालने के लिए डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा 1 किया है। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, I2 जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा 2, ठीक है। तो डेल्टा 2 किसके बराबर होगा, डेल्टा 2 एक नया मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैंने ये जो है ना इक्वल्स टू के इस साइड पे वैल्यू जो लिखी हुई है इसको मैंने रिप्लेस करना है ये वाले कॉलम में, क्योंकि I2 इस वाले कॉलम से डिनोट हो रहा है, I2 की वैल्यूज हैं इसके अंदर इस वाले कॉलम में, ठीक है। तो 100 एंगल 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ से हटा दी है, ये पुरानी वैल्यूज हो गई, यानी कि जो ब्लैक से लिखी है, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज के ऊपर अब हमने क्या करना है, डेल्टा 2 आ गया ये हमारे पास, तो न्यूमिनेटर जो है वो लास्ट टाइम जो कैलकुलेट हुआ था, न्यूमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा, तो न्यूमिनेटर जो है वो तो वैसे का वैसे ही रहा, कॉपी पेस्ट, मैंने ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जब मैंने सेंटर में किया, सेंटर में इससे रिप्लेस किया, तो एक्सपेंड भी मैं सेंटर से ही कर देता हूँ। तो सेंटर से एक्सपेंड करने में मुझे क्या होता है, साइन पहला वाला माइनस होता है, दूसरा वाला प्लस होता है, फिर माइनस होता है ना, सही है ना, डिटरमिनेंट निकालना। अगर मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही तो जो तुम लोगों को पहले वाले का आता है ना, पहले वाले कॉलम का पहली वाली रो से जिस तरीके से निकालते हैं, सिर्फ उसी से निकाल लेना, बात एक ही है, रिजल्ट सेम आएगा दोनों में।
मैं पहले वाले से निकाल लेता हूँ। तो क्या बनेगा, ए टाइम्स सी, सी नहीं होगा, जीरो टाइम्स ई और जीरो टाइम्स डी, तो ब्रैकेट के अंदर थ्रू आउट जीरो आएगा। ठीक? जब मैंने ए से निकाला जीरो टाइम्स ई और जीरो टाइम्स डी, 100 × 3 यानी कि एफ है माइनस एफ, एफ को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा था, डी ई और डी जीरो, यानी कि सिर्फ डी ई माइनस जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो वो जीरो बन गया, तो ये एक फैक्टर आ गया। तीसरा वाला टर्म तो जीरो ही थी, तो जीरो आ गई। तीसरी वाली टर्म जीरो थी तो जीरो ही आ गई। तो ये पूरा फैक्टर गायब हो गया, ये भी फैक्टर गायब हो गया। ये बस कितना है मैंने कैलकुलेटर में ऊपर का बटन 9 करो, अल्फा ए, अल्फा सी, अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा डी, ब्रैकेट क्लोज, अल्फा डी, ब्रैकेट ओपन, अल्फा डी, अल्फा डी, डिनोमिनेटर में है अल्फा एफ, अल्फा डी, अल्फा डी, लाओ ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेट। ए की वैल्यू क्या है भाई, कैलकुलेटर ए की वैल्यू वही है 47 के एक्सपोनेंट 3 और -1.52 सर आप जे डायरेक्ट इज इक्वल्स टू का साइन कर देना, हाँ इक्वल्स टू कर वैल्यूज दूंगा मैं पहले से डायरेक्ट, स्टोर। इसलिए डाल नहीं रहा। सी की वैल्यू है 56 के, बिल्कुल यही लिखी हुई थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम डाल दिया तो ये यही वैल्यू आ रही है। तो यही पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या ये है या ये नहीं है, तो न्यू वैल्यू डाल दो। तो यही है, तो इसलिए मैंने इक्वल्स टू डाल दिया, कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, ई की वैल्यू 47 के माइनस 0.54 जे इक्वल्स टू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 0.54 जे इक्वल्स टू कर दिया, बी की वैल्यू क्या है भाई 1.52 जे, 1.52 जे सही है। अच्छा एफ की वैल्यू क्या है 100 × 3, तो 100 × 3 जो है वो मतलब आयोटा के टर्म्स में यही कुछ होता है, तो सही होगा यही। तो ये कर दिया, ये बस नया आ गया सेट कॉम्प्लेक्स 3 इक्वल्स टू, माशाल्लाह से इतनी अच्छी वैल्यू आ रही है। तो ये आई टू की वैल्यू आ गई 1731578 9.52। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, वैल्यू नहीं फिर सर से यही डालनी आ रहा है। है वैसे। ठीक है, तो खैर ये आई टू की निकल गई। इसी तरीके से फिर आई थ्री की भी वैल्यू निकल आएगी। आई वन आई टू और आई थ्री ये तीन हमारे पास करंट्स की वैल्यू आ गई। फिर आगे जो भी करना था इसके साथ सवाल में, बहुत लंबा सवाल है ये खुद भी का, नहीं दूंगा यार ये मैं अरेंज करूंगा, अब सारे आसान आसान वाले ही दूंगा, वरना ये मैथ का कोर्स बन जाएगा। ठीक है यार, तो इसको ना यहीं पे ही फिनिश करते हैं, ये बहुत कर लिया मजाक। नया लेक्चर लेक्चर 6 है ना। पावर शावर तो हम लोगों ने देख लिया था ना लास्ट टाइम, देख लिया था। लेक्चर 7 में क्या, पॉलीफेज सर्किट्स, अच्छा थ्री फेज सर्किट्स। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, 3 डायमेंशन में आ जाएंगी जी। आउटलाइन की तरह, हाँ चैप्टर 11 भी तो करवाया है। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स किस टाइप के हैं, एवरेज पावर टाइप के।
चलो इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, ये वाले सवालात को भी। इंस्टेंटेनियस पावर चैप्टर 11 जो है वो एसी सर्किट्स की पावर के ऊपर था। तो पावर हम लोगों ने 3 किस्म की देखी थी, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर और फिर अपैरेंट और रियल पावर। ये चीज़ें कुछ देखी थी हम लोगों ने, कॉम्प्लेक्स पावर, अपैरेंट पावर, रियल पावर, इमेजिनरी पावर। तो ये कुछ थी डिफरेंट चीज़ें। तो रियल जो थी वो सिर्फ रजिस्टर के ऊपर थी, इमेजिनरी यानी कि जिसके अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है वो था सिर्फ कॉम्प्लेक्स टर्म्स की वजह से, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर्स की वजह से, जो कि यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम पॉइंट के ऊपर मैं एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू दूँ, उस टाइम के ऊपर क्या वैल्यू है तो पावर की वो निकाली जा सके। ठीक है, तो खैर पहला सवाल जो है, डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू 1 ओम रेजिस्टर। ठीक है, ये सर्किट हमारे पास गिवन है 11.23। ठीक है, इस 11.23 में 1 ओम जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या रिसीव हुई होगी। टाइम 0 पे, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड के ऊपर, 3 डिफरेंट टाइम वैल्यूज पे निकालनी है। और वी एस जो है, सोर्स वोल्टेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट पार्ट में अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं सी पार्ट देखूं, बाकी तो आसान है, 9 वोल्ट तो मतलब डीसी है, डीसी के लिए तो पावर निकालने तुम लोगों को आता है। 2 रेजिस्टर हैं, वोल्टेज डिवाइडर लगाओ, वोल्टेज आ जाएगा उसके ऊपर, वोल्टेज इंटू वी स्क्वायर ओवर आर से पावर आ जाएगी 1 ओम के ऊपर। ठीक है, तो 0 सेकंड पे भी उतनी पावर होगी, 1 सेकंड पे भी उतनी होगी, 2 सेकंड पे भी उतनी होगी जब डीसी केस है। ठीक है, जब हमारे पास एसी केस आ जाए जिसमें टाइम का फैक्टर कुछ आ जाए तो उसके अंदर कुछ अलग होगा हरकत। तो बी और सी पार्ट ये थोड़े से डिफरेंट। सी पार्ट में सिर्फ एक फेज शिफ्ट भी आ गया है 13 डिग्री का, वरना ये बी पार्ट जैसी है। तो फेज शिफ्ट की वजह से वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाती हैं। और डी पार्ट ई की पावर माइनस टी है, यानी कि एक्सपोनेंशियली डीके होने वाला ये कुछ पावर सप्लाई है, तो इसका भी निकाल ही लोगे, अभी कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से। तो सी वाले पार्ट में शायद होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 रेजिस्टर हैं तो वोल्टेज डिवाइडर ही लगा लो, यानी कि रोटेशन 1 ओम डिवाइड बाय 5 ओम्स मल्टीप्लाई बाय 9 साइन 2t प्लस 13। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन किसकी, वोल्टेज की। इस वोल्टेज को स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर और आर, आर कितना है 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगा हमारे पास पावर एट 1 ओम्स के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल सा यही करना है, और टी की वैल्यू डिफरेंट रखनी है हम लोगों ने, तो 0 रखोगे तो उस पर कुछ वैल्यू आ जाएगी साइन की, सिंपल सा कैलकुलेटर में डाल के निकाल लेनी है वैल्यूज। तो ये पहला वाला तो हो ही जाएगा, बहुत आसान है। क्लियर होगा, अच्छा पहला वाला हो गया। दूसरा वाला, डिटरमाइन द पावर एब्सॉर्ब एट टी इक्वल्स टू 1.5 मिली सेकेंड, ये भी मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। अच्छा u ऑफ टी क्या है, अब ये एक अच्छा सवाल है, u ऑफ माइनस टी। तुम लोगों ने एसएमएस पढ़ा नहीं है, चलो एक आइडिया दे देता हूँ ये, लेकिन करना नहीं। u ऑफ टी होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। u जो होता है यूनिट स्टेप हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इन्होंने 30 बता दिया है। यूनिट स्टेप का मतलब क्या है, टाइम 0 के ऊपर ना वो एक्सटेंड होगा और स्ट्रेट चलता रहेगा वो थ्रू आउट, यानी कि उसकी वैल्यू अगर 30 थी तो थ्रू आउट 30 ही रहेगी, टाइम 0 से लेके ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा। तो ये हमारे पास अगर ग्राफ की सूरत में अगर दिखाना चाहूँ तो ये एक फंक्शन होता है u ऑफ टी। ठीक है, माइनस टी क्या होगा, इसी फंक्शन को अगर मैं इन्वर्स कर दूँ, पीछे की तरफ भेजूँ, ये u ऑफ माइनस टी होगा। ठीक है, मैंने ये टाइम एक्सेस था,
पॉजिटिव टाइम इस तरफ जा रहा है हमारा, नेगेटिव टाइम जो होगा वो इस तरफ कुछ जाएगा, ठीक है। यू ऑफ टी जो फंक्शन होता है वो हमेशा उसका 1 रहती है थ्रू आउट वैल्यू। 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो 30 रहेगी थ्रू आउट। अब वो किस डायरेक्शन में, प्लस में है या माइनस में है, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर एंगल क्या लिखा हुआ है, एंगल बोल रहा हूँ, वैल्यू क्या लिखी है, माइनस टी है प्लस टी है, ठीक है। तो खैर बी वाला पार्ट जो है उसके अंदर क्या होगा, ये अगर ग्राफ में बना के दिखाऊं बी वाले पार्ट को, थ्रू आउट 10 तो चल ही रहा था, उसमें मैंने ऐड कर दिया 20 यूटी, तो 10 चल रहा था पीछे टाइम में। जैसे ही 0 सेकंड हमारे पास टाइम आया, उस टाइम के ऊपर ये 10 से प्लस 20 और एड अप हो गए ऊपर चले गया, उसमें फिर ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये नया वाला जो बना है ना ये बनेगा इसमें, यानी कि 0 वोल्टेज से ऊपर उठा हुआ है 10 के ऊपर, डीसी ऑफसेट आया हुआ था 10, और उस 10 के साथ प्लस 20 और कर दिया, तो ये 30 के ऊपर बैठ चुका है अब ये, और आगे चलते जा रहा है। ये हमारे पास वैल्यू जो थी 10 थी, इन दोनों के दरमियान मेरे पास 20 का डिफरेंस है, 20 ऊपर गया था, 10 प्लस 20 थी, ठीक है। तो ये तुम लोग एसएमएस में पढ़ लोगे, खैर अभी बस बता दिए कि ये भी कुछ होता है। तो 2 वाला नहीं करना, 3 वाला देख लेते हैं, कैलकुलेट द पावर ऑफ टी, ये भी बेकार सवाल है, ये वो वाला है, टाइम एग्जैक्ट 0 प्लस और 0 माइनस के ऊपर, यानी कि टाइम अभी मैंने स्विच ऑन किया है तो मेरे पास क्या इफेक्ट आ रहा है, वो वाली चीज़ें। तो एग्जैक्ट टाइम 0 के ऊपर हमारे पास क्या है, इक्वेशन से तुम लोग ड्राइव कर लोगे, इसके अंदर भी यू वाले फैक्टर्स आ रहे हैं, ये भी इग्नोर ही कर दो। 4 वाला, 3 elements are connected in parallel, 1 k ohm, 15 milli Henry inductor और 100 cos 2 exponent 5 t milli ampere sinusoidal source, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड हैं, यानी कि कुछ इसी टाइप की डायग्राम होगी, बस इसकी जगह इंडक्टर है, ठीक है। रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो 1 के, इंडक्टर की वैल्यू 15 मिली हेनरी, ठीक है, और करंट सोर्स की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये चीज़ है डिटरमाइन पावर। तो इन दोनों को तुम लोगों ने क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक सिंगल उसके अंदर कन्वर्ट कर देना, सिंगल उसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ सिंगल में भी कन्वर्ट ना करो, इंडिविजुअल पावर निकाल लो, इसके अंदर पावर कितनी जा रही है और इस वाले फैक्टर के अंदर कितनी पावर जा रही है, करंट डिवाइडर रूल से, तो उससे भी हो जाएगा। अ, इसको कर लें या आगे ही चलूँ, ये भी सिंपल सही है, कर लेते हैं स्लाइड here, starting to ये वाला सवाल था हमारा। अच्छा, ये हमारे पास सवाल है, इस सवाल का अब हमें सॉल्यूशन कुछ करना है, तो सिंपल सा है सवाल ये भी। 1 के का रजिस्टर है और एक इंडक्टर है हमारे पास 15 मिली हेनरी का, ठीक है। तो 15 मिली हेनरी हमारे पास इंडक्टर आ गया, 1 के का रजिस्टर आ गया, और सोर्स हमारे पास लगी हुई है 100 कॉस 2 एक्सपोनेंट 5 टी, 2 एक्सपोनेंट 5 टी। तो ये हो गया, अब निकालना क्या है, कॉल ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट जो है वो राइट आउट हो गए, तो मतलब इग्नोर कर दो, सिर्फ इसी को लेना है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालना है। ईच एलिमेंट पे पावर कितनी जा रही है और टाइम टी इक्वल्स टू 10 माइक्रो सेकेंड के ऊपर, ठीक है। इशू नहीं,
देख लेते हैं। अच्छा, करंट जो है 1K के ऊपर वो कितना जा रहा होगा, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 मिली हेनरी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसके अंदर, क्या बने, सर आपका माइक ऑफ है। ओ, सही है। 90 + 30 आयोटा ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्डिंग बना सर के, ये IR का ये बता दीजिएगा दोबारा से। क्या चीज़, IR। IR। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस इंडक्टर को 15 मिली हेनरी को कन्वर्ट किया है मैंने जी ओमेगा एल के थ्रू इम्पीडेंस में। ठीक है, तो ओमेगा मेरे पास क्या थी, 2 एक्सपोनेंट 5 था। 2 एक्सपोनेंट 5 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 15 एक्सपोनेंट -3 से। तो मेरे पास ये 3K की वैल्यू आ गई, 3 kg इंडक्टर की वैल्यू इम्पीडेंस। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, 2 एक्सपोनेंट 5 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर के बाद मैंने क्या किया है, इस वाले ब्रांच के अंदर मेरे पास कितना करंट जा रहा है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करंट डिवाइडर रूल लगाना पड़ेगा मुझे, ये जो करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइडर रूल लगाया है, तो इसके हिसाब से इस वाले रजिस्टर के अंदर करंट कितना जा रहा है, इस वाले रजिस्टर का अगर करंट निकालना है तो मैंने अपोजिट वाला, उसके अलावा वाली वैल्यूज जो है उसको न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल आता है। करंट डिवाइडर रूल में यही होता है, और मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग 100 से। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 3 kg आ गया, डिनोमिनेटर में 1K + 3 kg आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जितना करंट हमने अप्लाई किया था इस ब्रांच के अंदर इंटर हो रहा है कितना करंट। तो ये हमारे पास 90 + 30 J कुछ आ गई वैल्यू। इसी तरीके से मैं IL की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, इंडक्टर के अंदर कितना करंट जा रहा है, तो वो भी आ जाएगा 90 + 30J को मैं R एंगल थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये है 94.86 एंगल 18.43। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हुई, ताकि इसको मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन भी लिख सकूँ, तो इसी एंगल में कन्वर्ट है। इंडक्टर के ऊपर आप देख लेते हैं, इंडक्टर के ऊपर क्या जा रहा होगा, 1K डिवाइड बाय 1K + 3 kJ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये करंट जा रहा होगा इसमें। 10 - 30 J सर। तो ये हो गया 10 - 30J। ठीक है जी, तो 10 - 30J कितना बनेगा, 5 × 3 =
31.6 एंगल -71.6 31.6 एंगल -71.6 -71.6। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों के करंट आ गए। इस करंट को इस रेजिस्टर से बस मल्टीप्लाई कराना है, तो तुम लोगों के पास आई स्क्वायर आर लगाना है, मतलब आई स्क्वायर आर। आर की वैल्यू गिवन है, एक साइड पे तो ये गिवन है, एक साइड पे ये गिवन है। जो भी वैल्यू आएगी फाइनली, उन वैल्यूज को तुम लोगों ने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ फिर कोसाइन लिख देना। ठीक है, मैं कर देता हूँ ताकि बाद में याद रहे हम लोगों को। तो मैं सिर्फ इंडक्टर वाला कर देता हूँ, रजिस्टर वाला खुद ही कर लेना। तो 31.6 एंगल 71.6 प्लस है ना, माइनस। ठीक है, -71.6। इसका मैंने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, पी के जे से, पी के जे से। तो इसकी वैल्यू मुझे बता दो, तो ये पावर की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई करना है 3 एक्सपोनेंट 3 से। 1.8 मेगा शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 3 + 2 भी कर लेते हैं। के 3 मेगा एंगल -53.13। ठीक है, तो ये पावर हमारे पास कुछ आ रही है। इस पावर को अगर मैं रिप्लेस करूं किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस की टर्म्स में, तो वो क्या मिलेगा मुझे, 3 मेगा कॉस, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 एक्सपोनेंट 5 थी, 2 एक्सपोनेंट 5 थी। और क्या है, -53.13 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा, टी के अंदर मैंने क्या लिखना है, 10 माइक्रो सेकेंड के ऊपर ये पावर निकलनी थी मुझे एक्चुअल में। तो ये जो मेरे पास एक खतरनाक सिचुएशन आई है, 8.6 कोसाइन 2 एक्सपोनेंट 5, टी की जगह मेरे पास क्या आ गया, टी की जगह आ गया 1 एक्सपोनेंट -6, 1 माइक्रो के ऊपर निकालना था हमने वैल्यू, सर 10 माइक्रो है। -53.13। 10 माइक्रो, अच्छा जी, देख लें एक दफा। 10 माइक्रो है, हाँ 10 माइक्रो सेकेंड के निकालना। ठीक है भाई, 10 माइक्रो सेकंड का निकाल दिए। ये इन दोनों को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और कर देते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो तीन तीन 1.8 मेगा, 1.88 मेगा। ठीक है, ये पावर आ रही है हमारे पास इंडक्टर के ऊपर, जो कि कंज्यूम नहीं होगी, सिर्फ वो वाली पावर है ये, कॉम्प्लेक्स पावर। पता नहीं टर्म कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो इस टाइप से ये आराम से निकल जाएंगे वैल्यूज, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से इसके अंदर। एवरेज पावर भी वो इतना ज़्यादा। चलो बस यहीं पे एंड करते हैं, मैं असाइनमेंट देता हूँ, बाकी फिर तुम लोग खुद ही पूछ ही लोगे तो मोबाइल कैसे होगा, वो डिस्कस कर लेंगे और बेहतर लिख लेंगे। सही है।